लिफ्टिंग। लिफ्टिंग जो होता है उसमें रिगिंग भी होता है। तो रिगिंग हो गया बांधना। रिगिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को बांधा जाता है, उसे रिगिंग कहते हैं। रिगिंग में क्या क्या चीज आता है? वायर रोप सीलिंग आता है, वेब सीलिंग आता है, नायलॉन बेल्ट उसको बोला जाता है, चेन आता है, नायलॉन रोप भी आ जाता है उसमें, डिसाइकल आता है, वो साइकिल आता है, हुक आता है, हुक लॉच आता है। और दूसरा हो गया लिफ्टिंग। लिफ्टिंग जो है मैकेनिकल ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को बांधने के बाद उठाया जाता है, उसको लिफ्टिंग बोला जाता है। वो लिफ्टिंग कौन कौन चीजों से होता है? तो हाइड्रा से होता है, क्रेन से होता है, विंच मशीन से होता है, चेन पुनी ब्लॉक से होता है, टावर क्रेन से आता है, गंटरी क्रेन हो गया, मोबाइल क्रेन हो गया, हाइड्रोलिक जग सिस्टम हो गया। जो रिगिंग जो है उसमें क्या क्या खराबी आता है, उसको उसमें क्या क्या चेक करना है? सबसे पहले तो उसका TPI सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, उसमें स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल एजेंसी से उसको सर्टिफाइड किया जाता है, उसका सर्टिफिकेट आता है, जहां ये इक्विपमेंट जो है एकदम फुल्ली 100% कंप्लीट है। उसके बाद उसमें आइडेंटिफिकेशन कुछ नंबर रहता है, सेफ वर्किंग लोड लिखा हुआ रहता है, जो कितना इसका लोड कैपेसिटी है, ये सब पहचानने का तरीका है। और इसके अलावा उसको ये देखना चाहिए, पता रहना चाहिए, जो ये सीलिंग जो वायर रोप काम कर रहे हैं वो कितना उसका कैपेसिटी है। तो वायर रोप का कैपेसिटी होता है 8 × D²। 8 गुने डी डाया होता है, D गुने D। मान लीजिए है उसका 25 mm हो गया, तो 25 गुने 8 गुने 8, वो आ जाता है 5000 kg। तो उसका सेफ वर्किंग लोड 5000 kg है। उतना तक आदमी 25 mm के सीलिंग से उठा सकता है। ऐसे सब में जोड़ा जाता है। 20 mm का होगा तो 20 गुने 8 होगा, तो 3200 kg लगभग आता है। तो इतना पता रहना आदमी को चाहिए। रिगर है, फिटर है, वही नहीं ये काम करेगा। लिफ्टिंग ऑपरेशन होगा तो उसमें क्या क्या खतरा है? तो सबसे पहले जो मशीन लगेगा, हाइड्रा फराना क्रेन जो भी लगेगा, उसको पलटने का खतरा है। तो पलटने के खतरा से बचाने के लिए क्या है? सॉइल लेवल एकदम कंप्लीट लेवल सही रहना चाहिए, लूज मिट्टी नहीं रहना चाहिए, बगल में गड्ढा नहीं रहना चाहिए। उसका आउट रिकर जो होता है, 4 पांव जो दिया जाता है, वो चारों तरफ एकदम सपोर्ट के साथ उसको टाइट रहना चाहिए। ओवरलोडिंग उसमें नहीं करना चाहिए, जितना कैपेसिटी का है उतना कैपेसिटी का ही मटेरियल उठाएगा। ये चीज सीलिंग में भी सब कुछ में देखा जाता है। ये वेब सीलिंग है, नायलॉन बेल्ट है। नायलॉन बेल्ट में पहचानने का तरीका, खराब क्या क्या होता है? खराब होता है कट फट जाता है तो वो खराब हो गया। सीलिंग में भी अगर कट फट जाता है तो वो तो रिजेक्ट हो ही गया। खराब होने का और पहचान है, वो बेंड हो जाता है। तीसरा खराबी उसमें और क्या आता है? उसका डायमीटर घट जाता है। अब वेब सीलिंग का क्या क्या खराबी होता है? कोई केमिकल मटेरियल पड़ जाता है तो उससे जल जाता है, तो उसको नहीं यूज करना चाहिए। उसको फिर कितना कैपेसिटी है उसका भी कलर कोडिंग है। जैसे येलो 3 टन उठाया जाता है और 5 टन उठाया जाता है रेड। और उसका पहचानने का तरीका यही है, जिसका जितना उसका स्टिचिंग लाइन है, धागा है, 5 धागा अगर उस स्टिच किया हुआ है धागा जैसे होता है तो 5 टन हो गया, 10 किया गया है तो 10 टन होगा। तो ऐसा करके उसको पहचानना जरूरी है। तो मटेरियल लिफ्टिंग करेगा तो उसमें क्या क्या खतरा होना चाहिए और क्या क्या खतरा होता है? तो सबसे पहले गाड़ी भी चलाने वाला है वो भी 10% रहना चाहिए। रिगर है, सिग्नल मैन है, फोरमैन है, वो भी 10% होना चाहिए। गाड़ी फिट रहना चाहिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट। अब क्या है तो उसको आदमी पर गिरने का खतरा है। गिरने से बचाने के लिए उसको सही तरीका से उसको बांधा जाएगा और टाइट करके बांधना जरूरी है। तीसरा है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बीच पोजीशन में उसको बांधना जरूरी है। और चौथा उसमें यह है दोनों बगल में गाइड रोप लगा हुआ रहना चाहिए। जहां सीलिंग फंसाएगा वहां पर हुक लॉच जो है, हुक लॉच का काम है किसी भी सीलिंग को ब्लॉक करके रखता है। इसके अलावा हो गया जहां लिफ्टिंग करेगा वहां पर बैरिकेशन होना जरूरी है और वहां एक आदमी खड़ा रहना जरूरी है। फ्लैगमैन रहेगा, सिग्नल मैन रहेगा सही, और सही से जो जिस तरीका से मैं बताया हूं उस तरीका से अगर उठाएगा तो कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगा।
के अलावा उसमें कलर कोडिंग होता है। कलर कोडिंग इसके लिए किया जाता है जो ये एकदम फुल्ली 100% कंप्लीट है, वो कलर कोडिंग किया जाता है साल में 4 बार 3-3 महीना पर। अभी का कलर कोडिंग है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का है, ब्लू आता है। नमस्कार भाइयों, आज हम लोग जो हैं सोच रहे थे जो लिफ्टिंग प्लान के बारे में बताऊंगा कि लिफ्टिंग प्लान को जो है इरेक्शन स्कीम भी बोला जाता है। तो आज हमारे साथ हैं KCPL के इंचार्ज ये हैं सुशांत जी, या इधर BHL के इंचार्ज हैं, हम तो कनबरे का हैं, आप भी वीडियो खींचने वाले जो हैं वो भी कनबरे का हैं। तो हम लोग थोड़ा दूर में आ गए हैं इसके लिए, वहाँ बहुत आवाज हो रहा है। तो काम तो उधर चल रहा है लेकिन हम लोग इधर बता रहे हैं, इधर जो बता रहे हैं। हाँ, इसके अलावा आज हम लोग ये भी बात करते हैं लिफ्ट कैटेगरीज क्राइटेरिया के मुताबिक लिफ्टिंग को कितने भागों में बांटा गया है, और इसके पहले इरेक्शन स्कीम कैसे बनाया जाता है उसका बेसिक नॉलेज भी मैं शेयर करने वाला हूं। तो थोड़ा आप लोग देखिए, सही से देखिए मैं क्या क्या बता रहा हूं और क्या क्या कर रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले जो है लिफ्टिंग प्लान किस परिस्थिति में बनाया जाता है, कितना लोड उठाने के लिए बनाया जाता है, और लिफ्टिंग प्लान किसे बोलते हैं, उसको इरेक्शन के स्कीम भी बोला जाता है, और उसका डेफिनेशन के आधार पर जो है उसका क्या परिभाषा हो सकता है, इस सब के बारे में पहले मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो है लिफ्टिंग प्लान क्या है, व्हाट इज लिफ्टिंग प्लान या व्हाट इज इरेक्शन स्कीम। तो डेफिनेशन के आधार पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स प्लान टू अप्रूव्ड बाय क्लाइंट when any above load 15 ton activities which is includes 10 points minimum follow करना जरूरी है। तो लिफ्टिंग प्लान जो है एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जो किस परिस्थिति में बनता है, 15 टन के लोड से अधिक माल उठाएगा तब ये लिफ्टिंग प्लान बनता है नियम के मुताबिक। हम लोग NTPC में हैं, क्या है 2 टन 3 टन को भी बनाएगा तो भी लिफ्टिंग प्लान बन जाता है। तो यहाँ का बात अलग है, मैं लेकिन थ्योरी के आधार पर जो हम लोग क्लियर कर रहा हूं उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो लिफ्टिंग प्लान जो है क्लाइंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है, और 15 टन से ऊपर का वेट उठाएगा तब ये बना सकता है। उसका रिक्वायरमेंट कुछ होता है, मोबाइल क्रेन प्लानिंग होता है, रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लिफ्टिंग प्लान में 10 पॉइंट क्या क्या होता है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है क्रेन का लोड कैपेसिटी कितना है, वो क्रेन कितना तक का माल उठा पाएगा, पहला चीज। उसके बाद है मटेरियल का लोड कितना है, जो भी हम लोग मटेरियल उठाएंगे उसका लोड कितना है। इसके अलावा हो गया क्रेन का सेफ वर्किंग लोड कितना है, वो भी लिखना जरूरी पड़ता है। उसके बाद हो गया काउंटर वेट के साथ हुक का वेट कितना है, वो भी उसमें बताया जाता है। क्रेन और मटेरियल के बीच का दूरी कितना है, ये भी बताया जाता है। क्रेन का रेडियस कितना है, एक चीज को ये देखना पड़ेगा कि क्रेन का रेडियस और क्रेन का एंगल और क्रेन का बूम लेंथ, इस पर सेफ वर्किंग लोड बनता है। तो उसी को सेफ वर्किंग लोड बोला जाता है, जो कितना बूम निकालेगा, कितना गिरगिरी रहेगा उसमें, और कितना उसका रेडियस होगा, उसके आधार पर जो है सेफ वर्किंग लोड बनता है। हाँ, इसके बाद रिगिंग इक्विपमेंट के द्वारा साइज और लोड कैपेसिटी, कितना नंबर का सीलिंग है, कितना नंबर का डिसाइकल है, उसका डाया क्या है, सेफ वर्किंग लोड क्या है, और TPI सर्टिफिकेट कब तक उसका वैलिडेशन है। और इसमें यही बताया जाता है डिस्टेंस
बिटवीन मटेरियल और क्रेन का दूरी के बीच में दूरी क्या है। इसके अलावा हो जाता है क्रेन जो उठाएगा मटेरियल को तो रेडियस में जो घुमाएगा, स्विंग रेडियस जो करेगा, तो स्विंग रेडियस करते वक्त चारों तरफ किसी स्ट्रक्चर से तो धक्का लगने वाला नहीं है, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन तो नहीं है। ये सब देखने के लिए सराउंडिंग एरिया को देखा जाता है। इसके अलावा हो गया मटेरियल को वाइब्रेशन से बचाने के लिए दो गाइड रोप लगा है कि नहीं। इसके अलावा वो है सीलिंग, वायर रोप सीलिंग जो हुक में लगेगा वो हुक लच लगा हुआ है कि नहीं है। एक डायाग्राम बनाया जाता है, जो डायाग्राम में ये बनाया जाता है जो कहां से मटेरियल उठाएगा और उठाने वाले जगह से लेकर के इरेक्शन करने वाले जगह तक वो डायाग्राम में स्केच द्वारा दिखाया गया है, जो मैं भी इसमें दिखा दिया हूं। और इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये हो जाता है, जो इसमें मटेरियल भी उठाएगा तो लोड कैपेसिटी परसेंटेज क्रेन का कितना होगा, ये भी उसमें बताया गया है। तो लोड कैपेसिटी क्रेन का लोड कैपेसिटी परसेंटेज जो है कैसे बनता है, तो मटेरियल का वेट होगा, मान लीजिए 10 टन का मटेरियल होगा, हुक का वेट कितना होगा, तो 2 टन होगा, तो 10 + 2 होगा, इनटू डिवाइड किया गुना कर दिया जाएगा 100 से, और नीचे में सेफ वर्किंग लोड आ जाएगा। किसी भी क्रेन का 50 टन का है मान लीजिए, उसका सेफ वर्किंग लोड 20 टन है और मटेरियल का लोड 10 टन है। इस बारे में मैं मैथमेटिक्स के आधार पर भी इसमें लिख दिया हूं। अब इसके बाद आ जाता है लिफ्ट कैटेगरीज क्राइटेरिया के मुताबिक लिफ्टिंग को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हो जाता है स्टैंडर्ड लिफ्ट। स्टैंडर्ड लिफ्ट उस लिफ्ट को बोला जाता है जो मटेरियल 15 टन से कम वेट का उठाएगा, उसको स्टैंडर्ड लिफ्ट बोला जाता है। उसका रिक्वायरमेंट है मोबाइल क्रेन प्लानिंग है, रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट भर देगा, ये सब पूरा हो जाएगा। इसके अलावा हो गया कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग आता है। कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग को क्रिटिकल लिफ्टिंग भी बोला जाता है। तो कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग उस लिफ्टिंग को बोला जाता है जिसका वेट 15 टन से लेकर 30 टन का वेट जो क्रेन उठाएगा उसको कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग बोला जाता है और क्रिटिकल लिफ्टिंग बोला जाता है। इसके अलावा अगर क्रेन का कैपेसिटी लोड उठाने में 75% से अधिक हो जाता है तो दूसरा क्रेन का सहायता लेकर के मटेरियल को उठाएगा। तो उस मटेरियल को उठाने में दोनों का लोड कैपेसिटी जो है तो लगभग 85% तक उठा सकता है। और एक और उसमें शर्त देखा जाता है, जो 15 टन से 30 टन तक वेट उठाएगा उस क्रेन का बूम है 55 मीटर से ऊपर रहना चाहिए, 55 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसका रिक्वायरमेंट होता है मोबाइल क्रेन प्लानिंग एक हो गया, रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट हो गया, और हो गया क्रिटिकल लिफ्टिंग परमिट, वो अलग से उसमें लेना पड़ता है। जो एक क्रेन को नहीं होगा तो दूसरा क्रेन से अगर उठाएगा, किसी भी एक मटेरियल को 2 क्रेन या 2 हाइड्रा से उठाने को ही टेंडम लिफ्टिंग बोला जाता है। इसके अलावा हो गया हैवी कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग। हैवी कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग उस लिफ्टिंग को बोला जाता है जिस मटेरियल का वेट 30 टन से लेकर के 49 टन तक वो मटेरियल उठाएगा, लेकिन उसमें एक शर्त यह है, क्रेन का लोड कैपेसिटी जो है वो 200 टन से कम नहीं होना चाहिए। और उसमें भी अगर 75% से लोड अधिक एक क्रेन के लिए हो जाएगा तो दूसरा क्रेन से सहायता लेकर उस मटेरियल को उठा सकता है। वही हो गया, उसमें भी टेंडम लिफ्टिंग हो गया, जिसका रिक्वायरमेंट होता है
मोबाइल क्रेन प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट, क्रिटिकल लिफ्टिंग का परमिट, और उसी को कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग परमिट भी बोला जाता है। इसके अलावा जो हो गया, हम जो आपको बताए जो 10 पॉइंट रहता है उसमें से एक पॉइंट क्या छूट गया, तो सीलिंग जो भी रिगिंग इक्विपमेंट है उसका साइज क्या है, डाया क्या है, उसका सेफ वर्किंग लोड क्या है, उसका वैलिडेशन कहाँ तक कितना तक है, उसका टीपीआई सर्टिफिकेट कितना तक उसका किस परिस्थिति में समाप्त हो जाएगा, कितना डेट का, वो सब भी अपनाया जाए, उसमें वो सब भी बताया गया है। लिफ्टिंग परमिट और इरेक्शन स्कीम के संबंध में उसका मैं डायाग्राम भी बनाया हूँ, और उसका क्या क्या बेसिक नॉलेज है ये सब भी इस पेपर में दे दिया हूँ, जो वो पेपर के मुताबिक आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ करके थोड़ा बताइएगा जो इसमें क्या कमी रह गया है, तो आप कमेंट में थोड़ा बताइएगा तो हमको पता चलेगा इसमें क्या कमी हमसे रह गया है। दूसरा बात ये हो जाता है, मैं तो मुंह जबानी बोलता हूँ लेकिन कुछ कुछ पॉइंट छूट भी जाता है। कहूँ वैसे हमको एक्सपीरियंस के आधार पर लगभग, मैं ये नहीं बोलूँगा हमको खूब पता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, आदमी जीवन भर सीखता है, फिर भी हमको जो पता है वो आप लोगों को साझा करने वाला हूँ और साझा कर रहा हूँ। आगे जो वीडियो बनाऊंगा अब हो जाएगा विंच मशीन का बनाऊंगा, विंच मशीन का हो जाएगा, तब क्या करें प्लेट रोलिंग मशीन का बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। रिगिंग हो गया बांधना और लिफ्टिंग हो गया उठाना। वैसे जहाँ तक होगा मैं हिंदी में समझाऊंगा जो सरल भाषा में सब समझ जाएगा। रिगिंग जो है लिफ्टिंग ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है, हिस्सा है, जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को बांधा जाता है, उसे रिगिंग कहते हैं। और लिफ्टिंग हो गया, लिफ्टिंग जो है वह मैकेनिकल ऑपरेशन का, मैकेनिकल ही उठाता है उसको ना, इसलिए बोला जाता है मैकेनिकल ऑपरेशन का ऐसा हिस्सा है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को उठाया जाता है इक्विपमेंट द्वारा। वो हो गया रिगिंग, वो लिफ्टिंग हो गया। तो हम लोगों का जो काम हो रहा है जेएसए के आधार पर, जॉब सेफ्टी एनालिसिस के आधार पर, काम सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर कोई भी काम करते हैं हम लोग तो 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला हो गया आदमी की जरूरत होती है। आदमी जहां जाता है उसका खतरा साथ साथ जाता है, उसका हरकत साथ साथ चलते रहता है। तो आदमी भी सबसे बड़ा, तो आज 4 चीजों में सबसे अधिक महत्व है आदमी का। क्यों आदमी का इसलिए अधिक महत्व है, जो सब कुछ बनता है, सब कुछ रिपेयरिंग होगा, लेकिन आदमी नुकसान हो जाएगा तो आदमी का भरपाई कोई पूरा नहीं कर पाएगा। दुनिया में जितना भी प्लांट है सब कुछ बनाता है, क्या नहीं बनाता है दुनिया में, लेकिन आदमी बनाता है कोई कहीं, आदमी कहीं नहीं बनता है। जो एक बार बन जाता है वही जीवन भर टिकाऊ रहता है। और तो इसके लिए क्या है, तो सबसे पहले आदमी का खतरा है। आदमी जो भी का आदमी काम करेगा उसमें रिगिंग लिफ्टिंग में वो ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, रिगर होना चाहिए, जिसको पता चले, ट्रेंड रहेगा तब न पता चलेगा क्या सामान गड़बड़ है नहीं गड़बड़ है। उसका ऑपरेटर भी सही होना चाहिए, जो फराना चलाएगा या जो भी इक्विपमेंट चलाएगा, मोबाइल इक्विपमेंट चलाएगा, क्रेन चलाएगा, तो वो ट्रेंड होना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, ड्राइवर सही है कि नहीं है। तुम लोगों को वैसे यहाँ तो नहीं कुछ मिलता है, दूसरा जगह देखते थे रिगर है, रिगर का वैलिडेशन सर्टिफिकेट रिलायंस में मिलता है। वैसे ही ये जो है ड्राइवर है, ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर क्या होता है, एसडीपी होता है, उसको होता है सेफ ड्राइविंग पास, उसका सर्टिफिकेट मिलता है। जो उसका उम्र होना चाहिए 25 साल से ऊपर होना चाहिए, ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, 4-5 साल काम किया हुआ रहना चाहिए।
तो ड्राइविंग सर्टिफिकेट रहता है, ये आदमी ट्रेन किसको चलाने आता है, ये होता है उसका। इसके बाद उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, उसका शरीर फिजिकली कंप्लीट है, उसके बाद मेडिकली किसी तरह का बीमारी नहीं है, ये सब देखा जाता है। आंख सही है कि नहीं, तो आंखें से वो सब कुछ तो करता है, तो वो सब फिटनेस सर्टिफिकेट आता है। इसके अलावा आता है, ये हो गया आदमी का गड़बड़ी। आदमी का गड़बड़ी क्या क्या है? आदमी का गड़बड़ी है किसी मटेरियल को उठाएगा, धकेलेगा, खींचेगा, उसमें स्लिप ट्रिप फॉल ऑफ पर्सन होता है। आदमी फिसल कर गिरता है, मटेरियल पकड़ेगा तो इसके लिए क्या होगा, हाथ में खरोंच लगेगा, कट फट जाएगा, मटेरियल उठाएगा, उसके अंदर में जाएगा तो क्या होगा, मटेरियल गिर सकता है, आदमी को नुकसान हो सकता है। नुकसान से बचाने के लिए सबसे पहले तो पीपीई आइटम, निजी सुरक्षा उपकरण, उसका जो भी है, हैंड ग्लोव सब है, वो सब सेफ्टी शू वो सब पहनेगा। मटेरियल आदमी को नुकसान जो होगा, मटेरियल के अंदर में बिल्कुल, हैंगिंग लोड के अंदर में बिल्कुल नहीं जाना है। आदमी को पता होना चाहिए जो भी मटेरियल उठाएंगे वो कितना टन का मटेरियल है, कितना उसका कैपेसिटी है। तो मैं एक बार और बताया था, जो उसका फॉर्मूला होता है 8 × d², जो भी है यहाँ पर फीटर सब है, उस सबको भी पता रहना चाहिए। जैसे 8 × d² है, अगर 20 mm का सीलिंग है तो 8 × 20 × 20 होता है, तो 3200 kg होता है। वैसे 1 इंच का सीलिंग है, 25 × 25 × 8 होता है, तो 5000 kg होता है। तो 5 टन उठाएगा 25 mm, 1 mm का, 1 इंच के सीलिंग में 5 टन उठाएगा, और 20 mm के सीलिंग में 3200 kg। वो हो गया उसका सेफ वर्किंग लोड, उसके मुताबिक ही उठाएगा। उसमें टूटे फूटेगा, कटे फटेगा कुछ नहीं फटेगा। अब हो गया आदमी का खतरा दूर हो गया। इसके बाद हो गया इक्विपमेंट क्या चलेगा। इक्विपमेंट को पलटने का खतरा होता है, पलटने से बचाने के लिए क्या है, लेवल सही होना चाहिए। फलाना हाइड्रा क्रेन जो भी है वो लेवल सही रहना चाहिए, उसका आउटरिगर लगा हुआ रहना चाहिए, और 10% आदमी, उसका मशीन का कंडीशन कंप्लीट, फिजिकल मैकेनिकली सब कंप्लीट होना चाहिए। उसका प्रमाण यही है कि उसमें टीपीआई सर्टिफिकेट मिलता है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट मिलता है, जो ये सामान ओके है। वो हो गया इक्विपमेंट का खतरा। उसके बाद हो गया मटेरियल का खतरा। मटेरियल जो है वो सही तरीका से उठाएगा, सही तरीका से बांधेगा, मटेरियल के हैंगिंग लोड के अंदर में नहीं जाएगा, तो क्या होगा, मटेरियल का खतरा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, और ओवरलोडिंग नहीं करेगा। जिसका जो सेफ वर्किंग लोड है, सुरक्षित कार्यभार है, उसके मुताबिक जैसे मैं बताया हूं वैसे अगर उठाएगा तो कुछ भी नुकसान, मटेरियल गिरेगा नहीं। और जिसको जो पता है उसके मुताबिक सीलिंग, रिसाइकल जो भी है इक्विपमेंट, उसको सही तरीका से देख लेना जरूरी है। कटा फटा तो नहीं है, वो रिंग जैसे स्प्रिंग जैसा तो नहीं हो गया है, तो उस परिस्थिति में बदल देगा। उसका कलर कोडिंग भी आता है। अभी का कलर कोडिंग क्या है, ब्लू है, 3 महीना पर ब्लू लग गया, वो एकदम ओके हो गया। तो ये हो गया मटेरियल का खतरा। उसके बाद हो गया जगह का खतरा हो गया। जगह अप डाउन नहीं होना चाहिए। काम करने में उसमें जो भी मटेरियल रखेगा अंदर में स्लीपर दे देगा, बटन दे देगा, बटन दे करके रखेगा। जगह का खतरा है, पलटने से बचाने के लिए लेवल सही रहेगा और ट्रिगर लगा रहेगा। सब कुछ कर अंदर में बगल में गड्ढा नहीं रहना चाहिए, लूज मटेरियल नहीं आना, लूज मिट्टी नहीं रहना चाहिए। ये सब देख करके अगर काम करेगा तो क्या होगा, गड़बड़ी होगा नहीं होगा। जो भी आदमी गड़बड़ी अपने करता है, गड़बड़ी होता नहीं है। और दोस्त क्या दो देता है, भगवान ने मुझे ऐसा कर दिए। भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान भी कहते हैं जो कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो। तो कर्म हम लोगों का यही है, जो काम में सही तरीका से काम करेंगे। और कल भी मैं एक देखा था, उधर कोना में एक मोबाइल चला रहा था, ये हीरो था, तो चला रहा था, तो जो पकड़ा जाएगा, सब दिन बता दिया हूं, मोबाइल किसी को इमरजेंसी आएगा, इमरजेंसी में यहां बात करेगा, नहीं तो घर पर बोल देगा, कहीं जाकर के देखेगा, बात करेगा, फंस जाएगा, 3 दिन बैठेगा।
तब 3 दिन बैठना अच्छा बात है या मोबाइल नहीं देखना अच्छा बात है। दोनों में वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है कैसे चलना है। भगवान नहीं छीन करके मोबाइल ले जाएंगे, अपने छीनवाएगा, अपने एब्सेंट होगा, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी। गुड मॉर्निंग भाइयों, आज का टॉपिक है रिगिंग और लिफ्टिंग वर्क। किसी मटेरियल को बांधना और उठाना। रिगिंग जो होता है, रिगिंग ऐसा लिफ्टिंग ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है, हिस्सा है, जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को बांधा जाता है, वो हो गया रिगिंग। रिगिंग में इक्विपमेंट जो आता है, उपकरण जो आता है, सीलिंग आता है, वायर रोप सीलिंग हो गया, बिसाइकिल हो गया, बोसाइकिल हो गया, नायलॉन रोप हो गया, ये सब आता है। इसके अलावा रिगिंग में आ जाता है हुक, हुक लच भी आता है, वेब सीलिंग आता है जिसको नायलॉन बेल्ट बोला जाता है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, जो कैसे समझेगा ये अच्छा है कि ये खराब है। इसको पहचानने का तरीका सबसे अच्छा है जो उसका टीपीआई सर्टिफिकेट बना हुआ रहता है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होता है, उसका एक वो पहचान है। दूसरा पहचान है उसका कलर कोडिंग होता है। 3 महीना पर हम लोगों को क्या होता है, क्वार्टरली कलर कोड दिया जाता है। वो कलर कोड अभी का है ब्लू है, ब्लू जिसमें लगाया गया होगा वो हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हो गया सेफ वर्किंग लोड लिखा हुआ रहता है, और इसके बाद हो गया आइडेंटिफिकेशन नंबर भी रहता है उसमें। तो ये सब हो गया चेक करने का। उसके बाद आप लोग क्या चेक कीजिएगा, तो आप लोग उसका फिजिकल कंडीशन सही रहना चाहिए, कटा फटा तो नहीं है। खराब होने कब होगा, जब वो राउंड बन के स्प्रिंग बन के रह जाएगा तो वो भी सुनिए समझिए खराब है। कट जाएगा तो भी खराब है, उसका डायमीटर घट जाएगा तो भी खराब है। तो ये सब देख करके काम करना पड़ेगा। सीलिंग डिसाइकल सब में भी है, डिसाइकल का बोल्ट जो है वो स्लिप हो जाएगा, उसका थ्रेड खराब हो जाएगा, तब वो गड़बड़ हो गया। इसके बाद हो गया अब ये कितना मटेरियल उठाएगा, वायर रोप सीलिंग। तो वायर रोप सीलिंग का फार्मूला वैसे आता है 8 × d²। 8 हो गया फार्मूला हो गया, और डाया हो गया mm में, और रिजल्ट उसका हो गया kg में। जैसे 20 mm का सीलिंग है तो 8 × 20 × 20 3200 kg आ जाता है, 3.2 हो गया, टन हो गया। वैसे 25 mm में आ गया तो 8 × 25 × 25 उसका 5000 kg हो गया, वो हो जाता है सेफ वर्किंग लोड उसका हो गया। तो इस तरीका से आप लोगों को उसको उठाना है। इसके अलावा हो गया आपका जो नायलॉन बेल्ट होता है, उसके पहचानने का कितना टन का उठाएगा। इसका पहचानने का तरीका यही है कि उसको जितना सिलाई का लाइन रहेगा, उसमें 1 लाइन रहेगा तो 1 टन उठाएगा, 2 सिलाई का लाइन रहेगा तो 2 टन, और 10 सिलाई का लाइन रहेगा, ब्लैक कलर का सिलाई रहता है तो 10 टन उठाएगा। एक तरीका उसका वो है। दूसरा तरीका उसको पहचानने का ये नियम ये है जो उसका कलर कोडिंग होता है। जैसे येलो उठाता है 3 टन उठाता है, रेड उठाता है 5 टन उठाता है, वायलेट उठाता है 1 टन उठाता है, ग्रीन उठाता है 8 टन उठाता है। उसको फिर रिजेक्ट कैसे करेंगे? रिजेक्ट करने का तरीका उसका यही है, जो कट फट जाता है तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। कहीं उसका एसिड पड़ गया, वेल्डिंग का स्पेटर पड़ गया, तब वो डैमेज हो गया। वायर रोप सीलिंग हो या नायलॉन बेल्ट हो, उसका जो है जहां ज्वाइंट रहता है उसको आई बोला जाता है। वो ज्वाइंट में अगर खराबी आ गया तो वो समझिए वो रिजेक्ट कर दीजिए। मेन चीज वही है, बांधने वाला, लटकाने वाला, उसका मेन लोड उसी पर रहता है। वायर रोप सीलिंग में भी जहां ज्वाइंट रहता है, ज्वाइंट में वो स्टील कलर का मेटल का बना हुआ रहता है, वो भी अगर क्रैक कर जाए, उसको फेरुल बोला जाता है, वो भी अगर क्रैक कर जाए तो समझिए ये रिजेक्ट हो गया। इसके बाद हो गया लिफ्टिंग इक्विपमेंट। लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो है ये मैकेनिकल ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है, हिस्सा है, जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को उठाया जाता है। वो उठाने का किस चीज से उठाया जाएगा? हाइड्रा हो गया, फराना हो गया, क्रेन हो गया, मोबाइल क्रेन हो गया, क्रॉलर क्रेन हो गया, स्क्रू जग सिस्टम हो गया,
विंच मशीन हो गया, ईओटी हो गया, ओवरहेड क्रेन होता है और गंटरी क्रेन होता है, वो सब जो क्या है इलेक्ट्रिकल पर चलता है। और एक टावर क्रेन होता है जो बिल्डिंग में यूज होता है। उसको भी पहचानने का तरीका क्या है, उसको भी क्या है सेफ वर्किंग लोड लिखा हुआ रहता है। टीपीआई सर्टिफिकेट उसका भी होता है, वैलिडेशन उसका लिखा हुआ रहता है। ड्राइवर को भी गड़बड़ी नहीं हो रहा है, एसडीपी होना चाहिए, सेफ ड्राइविंग पास होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट आर्मी का भी आता है और इक्विपमेंट का भी आता है। तब वो हो गया टेस्टेड सर्टिफाइड हो गया, हाँ ये इक्विपमेंट बिल्कुल कंप्लीट है। अब आप लोग उठाने जाइएगा तो आदमी 10% होना चाहिए, 10% रिगन होना चाहिए, रिगर होना चाहिए, फ्लैगमैन होना चाहिए, सिग्नलमैन होना चाहिए। उसके बाद मटेरियल जब उठाएगा तो मटेरियल उठाने में सावधानी रखना है, जो उसमें क्या क्या खतरा है। मटेरियल आदमी के ऊपर गिरने का खतरा है, गिरने से बचाने के लिए क्या होगा, मटेरियल के अंदर में नहीं जाना है, उसको सही से बांधना है। 2 गाइड रोप बांधना है उसमें अलग अलग से, और उसके बाद इशारा के मुताबिक उसको मटेरियल उठाना है। उसमें सेफ वर्किंग लोड से अधिक नहीं उठाना है। हमारा कैपेसिटी है 40 केजी उठाने का, उसको मैं 100 केजी दे देगा तो क्या होगा, इधर टूटेगा, चारों तरफ टूट जाएगा। तो किसी चीज का होता है लोड कैपेसिटी, उससे अधिक नहीं उठाना है। आप लोगों को पता कर लेना है ये कितना टन का ये है। अगर 3 टन का है तो 16 mm का सीलिंग लगा दीजिए। अगर 4 टन का है 20 mm का लगा दीजिए सीलिंग। अगर 5 टन का है तो 25 mm का लगा दीजिए। इस तरीका से उठाए। उसको उठाने के बाद क्या होगा, तो मटेरियल को हाथ से नहीं पकड़ना है, रस्सी द्वारा 2 गाइड रोप बांध करके उसको अलग करके रखना है और सही तरीका से बांध कर उठाना है और सही तरीका से उसको रखना है। यही हो गया रिगिंग और लिफ्टिंग हो गया। आज है रिगिंग और लिफ्टिंग, किसी मटेरियल को बांधना और उठाना। बांधना हो गया रिगिंग, यह लिफ्टिंग ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है, ऐसा हिस्सा है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को उठाया बांधा जाता है, वो हो गया रिगिंग हो गया। और लिफ्टिंग वो हो गया, ये मैकेनिकल ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है, ऐसा हिस्सा है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को उठाया जाता है। दोनों में 2 चीज हो गया। तो इसमें हो गया JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस के आधार पर, काम सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर किसी भी काम को करने के लिए 4 स्टेपों से गुजरना पड़ता है। 4 तरह का खतरा होता है काम में, 4 चीजें लगती है। पहला हो गया आदमी का खतरा हो गया, आदमी लगता है। उसके बाद हो गया इक्विपमेंट का खतरा हो गया, उसके बाद हो गया मटेरियल का खतरा हो गया, और लास्ट में होता है इन्वायरमेंटल हजार, काम करने वाला जगह का खतरा होता है। रिगिंग में फिर क्या क्या आता है, सीलिंग आता है, डिसाइकल आता है, बोसाइकल आता है, हुक आता है, उसके बाद वायर रोप आता है, वेब सीलिंग आता है, ये सब आता है। उसके बाद लिफ्टिंग में क्या आता है, क्रेन आता है, हाइड्रा आता है, विंच मशीन आता है, हाइड्रोलिक जैक सिस्टम होता है, स्क्रू जैक सिस्टम होता है, टावर क्रेन आता है, ये सब आता है। अब हो गया क्या क्या खतरा, उसमें क्या काम करने से क्या क्या खतरा होता है। तो आदमी जो चलाएगा, ऑपरेट करेगा, ऑपरेटर ठीक नहीं है, उसके लिए क्या किया जाता है, उसका एसडीपी सेफ ड्राइविंग पास बना हुआ रहना चाहिए। उसका फिजिकली, मेंटली, मैकेनिकल, फिजिकली, मेंटली या मेडिकली पूरा शरीर दुरुस्त रहना चाहिए, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद हो जाता है इक्विपमेंट ठीक नहीं है, जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट है वो खराब है, उसके लिए और लिफ्टिंग इक्विपमेंट भी और रिगिंग इक्विपमेंट भी, बांधने वाला सामान भी और उठाने वाला सामान भी वो ठीक नहीं है। उसके लिए टीपीआई सर्टिफिकेट आता है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट आता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अप्रूवल एजेंसी के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है, उसका पेपर आता है, जो ठीक है। उसके बाद उसमें साइड में क्या किया जाता है, कलर कोडिंग किया जाता है। अभी का कलर कोडिंग क्या है, कोई बताएगा? लिफ्टिंग इक्विपमेंट का जो भी उठाएगा, अभी एक कलर चल रहा है, जो ये ठीक है, ठीक होने का एक निशान है, पहचान है, नहीं पता है अभी? हरा, हाँ, ब्लू है अभी का चल रहा है, वो 3 महीना पर चेंज होते जाता है। तो वो लग गया तो समझिए ठीक है, लेकिन काम करने से पहले उस इक्विपमेंट सबको देखना जरूरी है। सीलिंग डिसाइकल जो भी है देखना, ये कटा फटा तो नहीं है, ठीक है, फिजिकल कंडीशन से ठीक
भी रहना चाहिए और सर्टिफिकेट तो रहता ही। अब हो गया काम जो करेगा टावर क्रेन या कोई क्रेन जो चलाएगा, क्रेन या हाइड्रा को उठाएगा, उठाने से क्या है तो उसको पलटने का खतरा है। पलटने से बचाने के लिए क्या किया जाएगा, जो भी जहां भी काम करेगा लगाएगा वो लेवल सही रहना चाहिए। आउटरिगर उसका हुआ है फुल्ली टाइट रहना चाहिए सपोर्ट के द्वारा। उसके बगल में कहीं गड्ढा नहीं रहना चाहिए, लूज मिट्टी नहीं रहना चाहिए, तो क्या होगा तो वो पलटेगा नहीं। दूसरा बात उसमें और है, जो कोई भी इक्विपमेंट उठाएगा, मटेरियल उठाएगा तो सेफ वर्किंग लोड से अधिक नहीं उठाना है। हमारा कैपेसिटी है 40 किलो उठाने का, मैं जो 70 किलो उठाऊंगा क्या होगा, कहीं ना कहीं तो क्रैक करेगा ही, टूटेगा ही। तो उसका सही नियम है, सही तरीका से जो उसका कैपेसिटी है उसके मुताबिक उठाएगा तो इक्विपमेंट का खतरा दूर हो गया। अब आ गया क्या क्या और खतरा होता है, तो मटेरियल को आदमी पर गिरने का खतरा होता है। गिरने से बचाने के लिए क्या किया जाएगा, तो जो भी मटेरियल उठाएगा पता रहना चाहिए आदमी को कौन सा मटेरियल उठाएंगे, उसका क्या है वेट कितना है, तो उसको पहचानने के लिए, सीलिंग को पहचानने के लिए किसमें कौन टाइप का सीलिंग लगेगा वेट के मुताबिक, मटेरियल के वेट के मुताबिक, तो उसका आता है फॉर्मूला आता है 8x d² आता है। 8 गुने D, डाया हो गया सीलिंग का डाया mm में देखा जाता है और उसका रिजल्ट आता है kg में आता है। जैसे एग्जाम्पल में 1 इंच का सीलिंग अगर उठाएगा, 1 इंच का कितना होता है mm, 1 इंच में कितना mm होता है, कितना वोल्टेज खत्म है, जोर से बोलो, 25 आता है। तो उसका अगर कैपेसिटी निकल 25 mm का सीलिंग है तो 25 गुने 8 और गुने 25, 25 गुने 25 8x d², डी हो गया, डाया डबल हो गया तो कितना हो गया 25 गुने 8 हो गया तो 5000 kg आता है। वैसे 20 mm में भी आता है, 20 गुने 8 गुने 20 तो उसको 3200 kg आता है। तो इतना पता रहना चाहिए। उसके बाद मटेरियल को 20 सेंटर में सही तरीका से बांधेगा, 2 गाइड रोड बांधेगा जो मटेरियल को इधर उधर करने के लिए। उसका फ्लैग मैन, सिग्नल मैन और जो भी रहेगा रिगर वो 10% रहना चाहिए, उसको पता होना चाहिए काम कैसे करेगा। मटेरियल से आदमी पर गिरने के लिए मटेरियल के अंदर में कभी नहीं जाना है। इक्विपमेंट का कोई भरोसा नहीं है, जब आदमी का भरोसा नहीं है तो मैकेनिकल सामान का भरोसा है, कभी भी वो गिर सकता है। उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। काम करते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। फ्लैगमैन रहेगा, उसको देख रेख करेगा और बैरिकेशन सही तरीका से टाइट करके एक आदमी खड़ा रहेगा जो उसके अंदर में कोई नहीं जाएगा। तो ये सब देख करके अगर काम करेगा तो एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। इसलिए बोलता हूं बार बार, सब कोई काम सही तरीका से करना है, सही तरीका से उसको उपयोग में लाना है। मैं नीचे वाला में नहीं, ऊपर वाला में कर देगा तो क्या होगा, सेफ्टी बेल्ट फंसाते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसा करके गलती नहीं करना है, जो करता है थैंक यू, जय सुरक्षा। हाँ नमस्कार भाइयों, आज हम लोग जो हैं, आज का टॉपिक है फंक्शन ऑफ विंच मशीन। विंच मशीन कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसको कैसे चलाया जाता है, उसमें क्या क्या सेफ्टी डिवाइस रहता है, क्या क्या लिफ्टिंग डिवाइस होता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, वो भी बात करने वाला हूँ। उसके बाद विंच मशीन का हजाज क्या है, उसमें होने वाले खतरा को दूर करने का लिए उसका प्रिकॉशन क्या है, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये बात पता रहना चाहिए जो विंच मशीन क्या है। व्हाट इज विंच मशीन? Winch machine is a electrical power machine with one or more drums with electrical motor, gearbox, thruster brake, hand brake, wire rope, counterweight and hook etc., which is used for hauling, pulling and lifting. It is called winch machine. विंच मशीन जो है एक इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा मशीन है जिसके द्वारा
किसी भी मटेरियल को हाइट पर, अधिक ऊंचाई पर जो है उसको उठाया जा सकता है। फंक्शन के बारे में मैं बता रहा हूं। कंट्रोल पैनल के द्वारा विंच मशीन का मोटर को चलाया जाता है। मोटर का हाई स्पीड रहता है। ये हो गया मोटर। मोटर का हाई स्पीड रहता है, तो मोटर के स्पीड को कम करने के लिए गियर बॉक्स दिया जाता है। गियर बॉक्स अगर ये 15 बार घूमेगा तो गियर बॉक्स 1 बार घूमेगा। उसके बाद उसको रोकने के लिए थ्रस्टर ब्रेक लगा हुआ है। इधर भी ब्रेक लगा हुआ है, उधर भी ब्रेक लगा हुआ है। इसके बाद ड्रम को चलाने के लिए तो ये सिस्टम है। उसके बाद ड्रम चलेगा तो वायर रोप फिर इसमें चलेगा और उसके बाद उसको मटेरियल को उठाया जाएगा। लेकिन इसका फंक्शन, काम करने का तरीका क्या क्या है। जैसे मशीन को चलाया जाएगा मोटर को, तो मोटर को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या बंद करे या चालू करे, इसको कंट्रोल पैनल है, इसकी सहायता से उसको बंद किया जाता है और चालू किया जाता है। इसको बंद करना या चालू करना ये इमरजेंसी स्विच बटन है। ये इमरजेंसी स्विच बटन भी बोल सकते हैं। इसके द्वारा एक बार इसको स्विच दबाएगा तो मोटर भी बंद हो जाएगा और इसका जो थ्रस्टर ब्रेक है वो भी बंद हो जाएगा। और अगर 1-2 राउंड मार दिया तो लास्ट में ये हैंड ब्रेक भी यूज किया जाता है, जिसको ऐसे करके टाइट करेगा, ये हैंड ब्रेक भी बंद हो जाएगा। एक सीनियर साहब जो है KCPL के हैं, वो भी चलाएंगे, चला करके इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल दिखाने से पहले हम थोड़ा इसको हजाज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब तो लोड कैपेसिटी के मुताबिक विंच मशीन है, सो आपको 10 टन तक उठाता है। 10 टन से 1 टन होता है, 3 टन होता है, 5 टन होता है और 10 टन आता है। आइए आप बैठिए इस पर। 10 टन होता है। अब जो है लोड और डिजाइन कैपेसिटी के मुताबिक 10 टन तक उठाता है। उसके अलावा मैं जो बताया, सिंगल ड्रम और डबल ड्रम रहता है। सिंगल ड्रम में क्या है तो मटेरियल उठाया जाता है और डबल ड्रम रहता है। ये ड्रम जहां 2 रहेगा उसको पैसेंजर होस्ट को, आदमी को उठाने के लिए उसका यूज किया जाता है। लेकिन वो भी 10 टन का रहता है जो हमारे चिमनी में लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है, जो डबल ड्रम रहता है, आदमी जैसे इलेक्ट्रिकल को, इक्विपमेंट को बचाने के लिए, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए डबल बॉडी अर्थिंग लगाया जाता है, वैसे ही आदमी को बचाने के लिए डबल ड्रम लगाया जाता है। जो एक फेल हो जाएगा उसका भरपाई दूसरा करेगा। तो इस टाइप से उसको डबल ड्रम लगाया जाता है। लेकिन यहाँ मटेरियल में तो सिंगल ड्रम ही लगता है। अब आ जाता है हजार्ड्स एंड प्रिकॉशन ऑफ विंच मशीन। इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा है। इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रोक्यूशन है, उसको शॉक से बचाने के लिए इसका जो है मेन कंट्रोल पैनल का जो भी कनेक्शन होगा वो RCCB, ELCB से कनेक्ट होना चाहिए। और दूसरा बात यह है, इसमें डबल बॉडी अर्थिंग लगा हुआ है, लगा हुआ रहना चाहिए। इसके बाद वैसे नियम है, स्ट्रक्चरल मटेरियल जहां भी है तो उसमें भी बॉडी अर्थिंग लगा दिया जाता है। शॉक से बचाने के लिए डबल बॉडी अर्थिंग लगाया जाता है। डबल बॉडी अर्थिंग भी है, एक टाइप का डबल प्रोटेक्शन है। वन फेल जाएगा तो दूसरा का उसका भरपाई किया जाएगा। और जिसको मशीन चलाने आता है वही चलाएगा, दूसरा नहीं चला चाहे। अब ये इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने का ये सब तरीका है। उसके बाद है फिजिकल इंजरी। तो आदमी को फिजिकल इंजरी कैसे होगा, जैसे वायर रोप चल रहा है, मटेरियल उठ रहा है तो उससे चोट लगने का खतरा है। चोट लगने से बचाने के लिए बैरिकेडिंग कर देगा और एक आदमी को वहां खड़ा कर देगा, आदमी को देख रेख के लिए। तो वो हो गया फिजिकल इंजरी से उसका समाधान हो जाएगा, ये बैरिकेडिंग और एक आदमी को खड़ा करने से। उसके बाद हो गया अनऑथराइज ऑपरेटर। इसमें जो है काम वही करेगा, एक तो इसको चलाने वाला आदमी ट्रेंड पर्सन, ऑथराइज पर्सन होना चाहिए। जो ये हैं, ये तो सीनियर में है, इनके पास भी और जूनियर भी चलाने वाला है, तो ट्रेंड पर्सन रहना चाहिए और
एक्सपीरियंस 5-7 साल का रहना चाहिए। इनका तो 12 साल का एक्सपीरियंस, 13 साल का है। और इसके अलावा 18 साल से कम वाला इसको नहीं चलाएगा। और इसके बाद एक और इसमें प्रिकॉशन क्या लिया जाता है, जो मैनुअल इसका बुक आता है, जो देख लेगा उसमें कैसे इसको चलाया जाएगा, कैसे बंद किया जाएगा, वो सब पूरा सिस्टम उस मैनुअल बुक में दिया जाता है। इसके बाद हो गया इम्प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ मशीन का फाउंडेशन ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ये फाउंडेशन जो है, विंच मशीन जो लगाया जाता है नीचे में भी लगाया जाता है। नीचे में लगाया जाएगा तो कंक्रीट से उसको लॉक कर दिया जाता है। और ऊपर में भी स्ट्रक्चर पर, जैसे ये स्ट्रक्चर पर लगाया गया है, इसका हर एक जगह टाई अप कंप्लीट है। इसमें जो अगर गड़बड़ी रहेगा तो इसका अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर खिसक जाएगा, मशीन भी खराब हो सकता है, मोटर भी खराब हो सकता है। इसका ये कंप्लीट होना चाहिए जो कंप्लीट है। एलाइज इसका जो है फाउंडेशन एकदम कंप्लीट है। वैसे फाउंडेशन में भी अर्थिंग लगा हुआ रहना चाहिए। इम्प्रॉपर अलाइनमेंट, इसका अलाइनमेंट जो है जहां से यहाँ का सिस्टम जहां से चालू हो रहा है, जैसे ये ड्रम है, ड्रम से जो वायर गया है वो वायर जहां तक गया है, उसके बाद ऊपर गया है, नीचे गया है, इसका अलाइनमेंट अगर सीधा नहीं रहेगा तो कहीं भी ये घर्षण लग सकता है। किसी भी स्ट्रक्चर से घर्षण लगने से क्या होगा, उसका टूट जाएगा, वायर रोप कट सकता है, फट सकता है, डैमेज हो सकता है। इसके लिए उसका अलाइनमेंट सबका कंप्लीट रहना चाहिए, जो इसका अलाइनमेंट है। हाँ, विंच मशीन का प्रत्येक सिस्टम फेल होने का खतरा है। वो फेल होने से बचाने के लिए इसका प्रिकॉशन यही लिया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल एजेंसी के द्वारा टीपीआई सर्टिफिकेट लिया जाता है। जो प्रत्येक लिफ्टिंग टूल्स, सेफ्टी टूल्स है या सेफ्टी डिवाइस है, उसका टेस्ट सर्टिफिकेट जांच पड़ताल करने के बाद टेस्ट थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो यहाँ पर लगा हुआ है। जो मशीन एकदम बिल्कुल 100% ओके है। इसका लोड कैपेसिटी 5 टन है, लेकिन इसका सेफ वर्किंग लोड 2.5 टन ही है। डैमेज ऑफ वायर रोप नुकसान होने का खतरा है। डैमेज वायर रोप कैसे होगा, कहीं घर्षण लगेगा तो डैमेज हो जाएगा, किसी स्ट्रक्चर से टकराएगा तो डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए अलाइनमेंट भी कंप्लीट कर दिया गया है। डैमेज से बचाने के लिए अलाइनमेंट लाइन थोड़ी सही रहेगा और सही से उसको जहां भी शिफ्ट करेगा तो देख रेख में हर वक्त उसको देखना जरूरी है। और मशीन चालू के करने से पहले नियम है, इसका प्रत्येक सिस्टम है सब कुछ देख लेगा। इसका मेंटेनेंस शेड्यूल सही से रहना चाहिए। इसमें घूमने वाला जितना मटेरियल है, घूमने वाला जैसे उसमें गार्ड लगा हुआ रहना चाहिए, जिससे फिजिकल इंजुरी नहीं होगा। वायर रोप है, वायर रोप में लुब्रिकेंट लगा हुआ, जितना भी मूविंग पार्ट्स है उसमें लुब्रिकेंट लगा हुआ रहना चाहिए। ओवरलोडिंग आ जाता है, अगर लोड किसी भी इक्विपमेंट का, लिफ्टिंग इक्विपमेंट का अगर सेफ वर्किंग लोड से अधिक उठाएगा तो वो हो गया आदमी, वो मशीन फेल हो सकता है, मटेरियल गिर सकता है। तो ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं करना है। अब आप आइए यहाँ बैठिए और बैठ करके थोड़ा प्रैक्टिकली बता दीजिए जो यहाँ कैसे चलाया जाता है, कैसे बंद किया जाता है, इसका सिस्टम क्या क्या है। तो आप इसको थोड़ा सही से बता दीजिए। हाँ, ये अपना इलेक्ट्रिकल पैनल है। पैनल में सारा क्या है, रिमोट लगा हुआ है, अप डाउन का बटन लगा हुआ है। रिमोट का क्या काम है इस रिमोट का? रिमोट का अपना काम ये है कि स्पीड, गति, रोप, ये अपना जो ड्रम को, विंच मशीन को कितना मतलब स्पीड देना है, स्पीड कम ज्यादा करके लेना है। वो कम ज्यादा करने वाला रिमोट ये, है। हाँ, ये इमरजेंसी रिलीज हुआ। अच्छा, इमरजेंसी स्विच बटन वो हो गया। इसके बाद अप का है अपना, ये देखिए अपना जो है अप चालू हो गया, अप चालू हो गया। इसके बाद जो है उसको डाउन, फिर रिलीज करके डाउन करना है। अच्छा, रिवर्स घुमाने के लिए। रिवर्स के लिए
अच्छा, इसके ये बाद रिमोट का है कि अपना जितना स्पीड बढ़ाइएगा उतना बेल्ट इसका स्पीड बढ़ेगा। बढ़ेगा। मगर इसको क्या है कि हम उसको आइडल में स्पीड जो लेना ज़्यादा उचित रहेगा, और मटेरियल जो है लिफ्टिंग के समय नॉर्मली जो है उसको उठाना है, ताकि धीरे-धीरे उठाना है। धीरे-धीरे उठाना है, ताकि हमारा प्रॉपर सेफ जगह में जाना है। तो मटेरियल को स्ट्रक्चर से टकराना नहीं चाहिए, प्रॉपर दोनों साइड रस्सा होना चाहिए। उसके बाद पोजीशन में जाने के बाद में जैसा वो डायरेक्शन बोलता है फोरमैन अरिया हाबिस, उस हिसाब से किया जाता है। और इसमें क्या है, नुकसान क्या क्या है, मान लीजिए ये अपना ड्रम है, ड्रम में क्या है, गियर है, गियर में इसमें गार्ड लगा रहना प्रॉपर है, जैसे इसमें लगा हुआ है। ये चीज़ लगा रहने से क्या है, मान लीजिए बाय मिस्टेक कोई चीज़ अगर इसमें पड़ जाए तो वो ड्रम को, इसमें गियर को नुकसान कर सकता है। इसलिए गार्ड लगा रहने से कोई चीज़ अगर पड़ेगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा, डैमेज नहीं करेगा। इसके बाद फिर क्या है, ये रोप है, रोप को क्या है, अपना वायर रोप पुट्टी सेंटर में होना चाहिए, ताकि हमारा प्रॉपर जो है रोप इसको रोलिंग हो। रोलिंग होने से क्या है कि हमारा रोप डैमेज नहीं होगा, लाइन बाय लाइन लाइन। उसके बाद एक सेंटर में वायर रोप पुट्टी रहेगा, एक टॉप में ऊपर रहेगा, फिर इसके बाद जहाँ पे हमारा मटेरियल जहाँ पे लगना है उसके अनुसार पुट्टी ऊपर रहेगा। अच्छा, इसके बाद ये इसका कनेक्शन थोड़ा बता दीजिए। ये जो इमरजेंसी स्विच बटन जो बंद करते हैं, हाँ, तो उसमें ये मोटर भी बंद हो जाता है, थ्रस्ट और ब्रेक एक ही साथ। हाँ, उसमें ये इमरजेंसी रहने से पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, पैनल से लेकर के मोटर तक पूरा बंद हो जाएगा, गियर बॉक्स सब बंद हो जाएगा पूरा। गियर बॉक्स तो ऑलरेडी मोटर से ही कनेक्ट रहता है। अच्छा, हाँ, तो थ्रस्टर ब्रेक भी उसी से कनेक्ट रहता है, थ्रस्टर भी इससे कनेक्ट रहता है पैनल से, एक ही बंद हो जाएगा। अच्छा, इसका पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए हम मटेरियल उठा लिए हैं, हमारा पावर सप्लाई कट गया, तो हम क्या है कि उसको मान लीजिए इसको हैंड ब्रेक है, उसको होल्डिंग के लिए हम इसको मार के रखेंगे, ताकि हमारा मटेरियल जो है रिवर्स या कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हैंड ब्रेक है, इसमें भी जो है लेडर का लगा हुआ है, हैंड ब्रेक का इक्विपमेंट लगा हुआ है अंदर में, उसको रोकने के लिए ब्रेक का। जरूरत के मुताबिक इसको भी आप बंद कर देते हैं, यूज कर सकते हैं, बंद हो सकता है, बंद करते हैं। अच्छा, और विंच मशीन प्रॉपर जो है लॉकिंग होना चाहिए, स्ट्रक्चर से साथ में लॉकिंग होना चाहिए। ये सेफ्टी में बिल्कुल आता है कि मान लीजिए लॉकिंग नहीं रहेगा तो माल उठाएंगे उधर तो बेंच मशीन हमारा आगे चला जाएगा। तो ये बेंच मशीन प्रॉपर लॉक होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, ये तो आप देखे ही हैं। हाँ, इंस्पेक्शन करके आएगा, प्रैक्टिकली जो है 5 टन का माल लिए बेंच मशीन है तो 5 टन उठवाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अंडर सेफ लोड 3 टन उठाने से हमारा कोई नुकसान नहीं, माल भी सेफ रहेगा और वायर रोप भी सेफ रहेगा, सब सेफ रहेगा, आदमी भी सेफ हो जाएगा। अच्छा, इसमें आज तक जो आप चलाए हैं, एक सवाल है हमारा जी, चलाए हैं, कभी एक्सीडेंट भी हुआ? नहीं, अभी किसी तक तो तरह का छोटा मोटा है कि मान लीजिए उसमें लगता है क्लम्प लगता है। अच्छा, क्लम्प लगता है, अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर से अगर वो हाँ, वो अगर घूम रहा है, हाँ नहीं, वो रोप क्या बाहर में मटेरियल के साथ में लगता है, क्लम्प लगता है, क्लम्पिंग। अच्छा, तो क्लम्पिंग मान लीजिए स्ट्रक्चर के साथ सटेगा और जो डायरेक्शन देने वाला ध्यान नहीं देगा अगर, तो इधर तो बेंच मशीन चलाने वाला क्या है कि उसको तो डायरेक्शन के हिसाब से जो है इशारा दे रहा है और फंस गया रोप, तो क्लम्प टूट जाएगा। तो उसमें भी डबल प्रोटेक्शन रहता है, ठीक है। क्लम्प टूट जाएगा तो वो रोप को जो है आई बना करके लिया जाता है। अच्छा, वहीं पर रोक लेगा उसको? हाँ, वो टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें आई में रुका रहेगा। अच्छा, हाँ, इस टाइप का होता है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू।